हेलो दोस्तों, अगर आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, रीट, यूपीपी, यूपीएसआई जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब। आपको उत्तर बताना है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या? उत्तर प्रदेश। हमारा उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। तो जो उत्तर प्रदेश है इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। अच्छा, यूपी की बात हो रही है तो यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। उसके बाद उत्तर प्रदेश की कुछ परियोजनाएं जान लेते हैं, जैसे रिहंद परियोजना, रामगंगा परियोजना और शारदा परियोजना। और यहाँ पे यूपी में एक चीज़ और याद रखेंगे आप, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा नर्मदा नदी के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? उत्तर हो जाएगा हमारा सोन नदी। क्या? सोन नदी हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे हम्पी में, भद्राचलम, श्रीकालाहस्ती या फिर तिरुपति में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा हम्पी में। क्या? हम्पी में प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित है। अच्छा, हम्पी जो है ये कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। अब कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? वीएस येदुरप्पा। और राज्यपाल कौन है? तो वजुभाई वाला। और कर्नाटक की बात हो रही है तो यहाँ पर एक झील है, बेलांदुर झील। क्या? बेलांदुर झील कर्नाटक में है। आगे हम देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा किसने हिंदू स्वराज पुस्तक लिखी? किसने हिंद स्वराज, माफ कीजिएगा, किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर एमजी रनाडे। तो हमारा उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी जी ने लिखी। कब लिखी? 1903 में। जो बाल गंगाधर तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक केसरी व मराठा पत्रों के संपादक थे। ठीक है, केसरी और मराठा पत्रों के संपादक थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक। इनका कहना था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। अच्छा, महात्मा गांधी की बात हो रही तो यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था, ये आप याद रखिएगा। आगे हम देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर राम गोपाल चट्टोपाध्याय। तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आगे हम देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बाल मुकुंद गुप्त। तो कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की बात हो रही तो हम उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेते हैं, जैसे संपत्ति शास्त्र। क्या? संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, नाट्य शास्त्र, कालिदास के समय का भारत, दंडदेव का आत्मनिवेदन, भाषा और व्याकरण, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। ये कुछ रचनाएं थी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें प्राप्त हुआ? चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें प्राप्त हुआ? मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत,
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। क्या? सुमित्रानंदन पंत जी को चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ठीक है, आगे हम देख लेते। अच्छा, यहाँ पर कब दिया गया? 1968 में। और अगर रामधारी सिंह दिनकर जी की बात की जाए तो इनको उर्वशी के लिए 1972 में दिया गया था। कब? 1972 में। ये आप याद रखेंगे। आगे हम देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? मैग्नीशियम, लेड, टिन या फिर टंगस्टन। तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा टंगस्टन। क्या? जो बल्ब के बिजली का बल्ब होता है उसका फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का बना हुआ होता है। आगे हम देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रसिद्ध फसल त्योहार पोंगल। क्या? प्रसिद्ध फसल त्योहार जो है पोंगल कहाँ मनाया जाता है? ये जो त्योहार है ये कहाँ मनाया जाता है? बिहार में, केरल में, कर्नाटक में या फिर तमिलनाडु में? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। क्या? तमिलनाडु में पोंगल त्योहार मनाया जाता है। तो अब तमिलनाडु की बात हो रही, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। और तमिलनाडु के जो सीएम साहब हैं ये कौन है? के पलानी स्वामी। कौन? के पलानी स्वामी। और गवर्नर या राज्यपाल कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित। कौन? बनवारी लाल पुरोहित। अब तमिलनाडु की बात हो रही है तो गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। कौन? क्या? गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क। आगे हम देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? किसने कहा है वीरगाथा काल? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने कहा आदिकाल को वीरगाथा काल? किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अब हम अन्य ऑप्शन ले लेते हैं। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को वीजवपन काल कहा है। क्या कहा है? वीजवपन काल। उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करें तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा? तो इन्होंने चारण काल कहा है। क्या कहा है? चारण काल। चारण काल कहा है आदिकाल को। उसके बाद हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें तो इन्होंने आदिकाल को आदिकाल ही कहा है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? क्या? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति, हास, शोक या फिर क्रोध। तो हमारा उत्तर से हो जाएगा रति। क्या? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति। अब हम हास की बात करें तो हास का अस्थाई भाव क्या होता है? हास्य। शोक का अस्थाई भाव क्या होता है? तो करुण। उसके बाद क्रोध की बात करें तो क्रोध का अस्थाई भाव होता है रौद्र। ठीक है, तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।